हेलो एवरीवन। श्योर 60 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अनवर सिंधु आपका स्वागत करता हूं। आज हमारी मेडिवल हिस्ट्री की 5वीं क्लास है और आज दिल्ली सल्तनत का आखिरी डायनेस्टी पढ़ेंगे हम, जो लोधी डायनेस्टी है। आइए शुरू करते हैं। लोधी डायनेस्टी ये 1451 से 1526 तक इसका कार्यकाल रहा और इसके जो फाउंडर थे वो थे बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी को किसने यहाँ सेटल किया था? ये जो तैमूर दालेम ने हमने पढ़ा था, जो तैमूर दालेम था जिसने यहाँ भारत के ऊपर आक्रमण किया था, वो इसको यहाँ छोड़ के गए थे बहलोल लोधी को। ही वॉज वन ऑफ अफगान सरदार। और ये क्या था? अफगान सरदार था। ही established himself in पंजाब आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर। तैमूर के इन्वेजन के बाद इसने अपने आप को कहाँ स्टेब्लिश कर लिया? पंजाब के ऊपर। कुछ टाइम पंजाब पे रह के उसके बाद इसने कहाँ अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया? दिल्ली की गद्दी के ऊपर। ही फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। इसने लोधी डायनेस्टी की स्थापना की है। और ये अफगान था, तो इसका मतलब ये जो लोधी डायनेस्टी थी, ये हमारा फर्स्ट अफगान एम्पायर था इंडिया के अंदर। अफगान वो हैं जो अफगानिस्तान का जो रीजन है वहां से जो बिलोंग करते हैं, वो अफगान हैं। और पहले जो जितने भी थे वो क्या क्या थे? तुर्क थे, जो टर्की से आए थे। और सेकंड जो एम्पायर इस्टेब्लिश होता है मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, वो होता है हमारा सूर एम्पायर, जो शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित किया जाता है मुगल एम्पायर के दौरान। सूर एम्पायर। उसके बाद इस नेक्स्ट जो रूलर बनता है वो सिकंदर लोदी है। थोड़ा सा बेलो लोदी के बारे में और जान लेते हैं। इसने एक युद्ध लड़ा था। किसके अगेंस्ट में? ये था महमूद शाह सरकी। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे सरकी एम्पायर, या फिर कह सकते हैं जौनपुर था, जो जौनपुर स्थापित किया गया था उसकी याद में, तो वो अलग हो गया था, दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया था। जो एमबीटी के मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया गया था जौनपुर, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, तो वो अलग हो गया था दिल्ली सल्तनत से टूट के। तो उसको दोबारा से लोधी ने युद्ध करके, वहाँ का जो रूलर था मोहम्मद शाह सरकी, उससे युद्ध करके वापस दिल्ली सल्तनत के अंदर उसको मिला लिया। और इसने सिक्के चलाए जिसको बोलते थे बहलोली कोइन। और ये सिक्के अकबर के टाइम तक प्रचलित रहे, इसके द्वारा चलाए गए सिक्के थे जो है, ये जब तक अकबर का रेन आया वहां तक प्रचलित रहे। और इसको बहलोल लोदी है जो, इसको कई बार कई बच्चे बकलोल के नाम से भी याद रखते हैं ताकि याद रहे ये लोधी डायनेस्टी का कौन था? बकलोल था, बकलोल लोधी। और इसने दिल्ली के अंदर लोधी गार्डन की स्थापना की। दिल्ली का जो लोधी गार्डन बहुत बड़ा गार्डन है और काफ़ी मिनिस्ट्रीज वगैरह, उनके हेड क्वार्टर्स वगैरह वहीं पर हैं उसके आसपास। बहलोल लोधी, दिल्ली के अंदर लोधी गार्डन इसी ने बनाया था, बहलोल लोधी ने। इसके बाद आता है सिकंदर लोधी। ये इनका मोस्ट पावरफुल रूलर था लोधी डायनेस्टी का। मोस्ट पावरफुल रूलर। ये 1489 से 1517 तक इसने रूल किया था। ही वॉज द सन ऑफ बहलो लोधी हु कनकेड बिहार एंड वेस्टर्न बंगाल। ये बहलो लोधी का बेटा था जिसने बिहार को जीता और वेस्टर्न बंगाल को। तो क्योंकि जो इससे पहले सैयद डायनेस्टी थी उस टाइम पे, जो ये दिल्ली सल्तनत थी, वो बिल्कुल दिल्ली के आसपास तक ही सीमित रह गई थी। उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था। जो स्टेट अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे, करते रहो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस बात से, क्योंकि वो उस पोजीशन के अंदर थे ही नहीं कि उसको उनको रोक पाए। लेकिन सिकंदर लोधी पावरफुल रूलर था। इसने क्या किया? बिहार और वेस्टर्न बंगाल का जो रीजन इनसे अलग हो चुका था, उसको दोबारा से इसने जीत लिया। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इसने अपनी जो कैपिटल है वो दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी। ए सिटी फाउंडेड बाय हिम, जो इस जिसकी स्थापना इसने खुद की है। अब देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसकी जो कैपिटल थी वो थी लाहौर।
उसके बाद इल्तुतमिश आता है और वो कैपिटल शिफ्ट कर देता है दिल्ली। और अब दिल्ली से फिर कैपिटल शिफ्ट हो जाती है आगरा। ये की जाती है सिकंदर लोदी के द्वारा। तो आप इसको इस तरह से ग्राफ बना के या कैसे भी इस तरह से लिख लिया करो, ताकि आपको याद जल्दी हो जाए और कोई दिक्कत भी ना। आप हर रूलर की अब आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं कि किसकी कैपिटल क्या थी। अब आप बस ये देख लो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे लाहौर थी, उसके बाद दिल्ली। तो इल्तुतमिश के और सिकंदर के बीच का अगर कोई भी रूलर पूछा जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी कैपिटल क्या होगी, दिल्ली होगी। और सिकंदर लोदी के बाद पूछा जाएगा तो उसकी आगरा होगी। और ये आगरा जो शहर है इसकी स्थापना भी इसने सिकंदर लोदी ने ही की है। सिकंदर वाज फेनेटिकल मुस्लिम। फेनेटिकल होता है कट्टर, जो अपने हठी, फेनेटिकल का मतलब होता है कट्टर मुसलमान था। एंड ब्रोक द सेक्रेड इमेजेस ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल एट नगरकोट। नगरकोट हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है जगह, वहाँ ज्वालामुखी टेम्पल था, उसकी जो देवी की जो मूर्तियां थी उसको इसने क्या कर दिया, तुड़वा दिया था छोटे छोटे टुकड़ों में। और इतना ही नहीं किया, उसके बाद इसने क्या आदेश दिया कि जो पीसीज हैं, जो इमेजेस हैं, उनके जो पीसीज हैं उनको आप कसाईयों को दे दीजिए, ताकि वो उससे जो मीट वगैरह को तोल सके। मतलब जो तोलने की जो मेजरमेंट की यूनिट होती है, जो वेट होते हैं हमारे, जो लोहे के होते हैं वेट, उनकी जगह क्या यूज करें, वो पत्थर यूज करें जिससे वो मूर्तियां बनी थी। इसके जो पीसीज थे उनको इसने बांट दिया बुचर्स के अंदर, जो कसाई होते हैं जो मीट वगैरह का व्यापार करते हैं, फॉर मेजरिंग मीट। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना कट्टर मुसलमान होगा ये। एंड ऑर्डर द टेम्पल ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉय। और मथुरा के जो टेम्पल्स थे उनको उनको भी तोड़ने का आदेश इसने दिया और वो तोड़े भी गए। ही टुक ए कीन इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में इंटरेस्ट दिखाया। एग्रीकल्चर अब क्या हो चुकी थी सैयद लोधी के टाइम पे या फिर फिरोज शाह तुगलक के टाइम तक थोड़ी सी सही कंडीशन के अंदर एग्रीकल्चर रहती है। उसके बाद से रूलर के द्वारा या स्टेट के द्वारा किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। और अलग अलग छोटे छोटे राज्य टूट के अलग अलग हो रहे थे, वहाँ की जो पॉलिटी थी वो चेंज हो रही थी, तो किसी ने एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो इस टाइम तक एग्रीकल्चर की खस्ता हालत हो चुकी थी। अब इसने दोबारा से थोड़ा सा ध्यान दिया ताकि रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके वहां से। ही इंट्रोड्यूस गज ए सिकंदरी। इसने एक गज ए सिकंदरी एक यूनिट थी मेजरमेंट की, वो यूज किया फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड्स। कल्टिवेटेड फील्ड को मापने के लिए इसने यूज किया गज ए सिकंदर या सिकंदर यार्ड। ये सिकंदर का यार्ड था जो किसके इक्विवेलेंट था, 32 डिजिट के इक्विवेलेंट था। यानी कि इसका जो एक गज था, जिसको गज ए सिकंदरी कहा जाता है, वो 32 इंच के इक्विवेलेंट था। गज ए सिकंदरी। अच्छा, इसने कुतुब मीनार है उसको भी रिपेयर किए करवाया है। ही रिपेयर द कुतुब मीनार। इसने कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया। इसके अलावा इसने दिल्ली के अंदर मोट मस्जिद भी बनवाई है। ही बिल्ट मोट मस्जिद इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर इसने मोट मस्जिद बनवाई। ये काफ़ी सारे काम इसने किए। इसके बाद आता है हमारा इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 26 तक का इसका कार्यकाल था, थोड़ा ही टाइम तक रह पाया ये। ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी। ये लोधी डायनेस्टी का आखिरी शासक था। एंड लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। और दिल्ली सल्तनत का भी आखिरी सुल्तान था और लोधी डायनेस्टी का भी आखिरी रूलर था। ही वॉज द सन ऑफ सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का बेटा था। द अफगान नोबिलिटी वॉज ब्रेव एंड फ्रीडम लविंग पीपल। जो अफगान नोबिलिटी थे वो क्या बहादुर थे और फ्रीडम लविंग पीपल थे, कि उनको क्या वो थी, उनको पसंद आज़ादी। वो किसी के अंडर नहीं रहना चाहते थे, वो गुलाम नहीं बनना चाहते थे किसी का। बट इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज इट्स फिसिपेरियस एंड इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी दैट द अफगान मोनार्की वाज वीकन्स। लेकिन ये इसकी खुद की फिसिपेरस जो इसकी पॉलिसी थी, टेंडेंसी थी। फिसिपेरस, फिसिपेरस का मतलब होता है विखंडनशील। विखंडनशील। ये शब्द जो बना हमारा, ये बना है फ्यूजन से। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जो हमारा, जिसके अंदर
एक बड़ा जो मॉलिक्यूल्स होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाता है। तो इस तरह फ्यूजन मतलब होता है विखंडन होना, उसके टुकड़े होना, टूटना। एंड इंडिविजुअलिस्टिक प्रेगनेंसी, ये मतलब कहना चाह रहा है कि जो मोनार्की थी वहाँ की, अफगान जो रूलर था, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता था, उसकी जो टेंडेंसी थी वो इंडिविजुअलिस्टिक ही थी। उसकी वजह से जो उसका एम्पायर रहता है वो कमजोर हो जाता है। मोर ओवर इब्राहिम लोदी asserted द एब्सोल्यूट पावर ऑफ सुल्तान। जो इब्राहिम लोदी है उसने सुल्तान की जो एब्सोल्यूट पावर थी उसको असर्ट करने का, थोपने का उसने काम किया। एज ए जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि द सम ऑफ द नोबल्स टर्न्ड अगेंस्ट हिम, कुछ नोबल्स उसके खिलाफ हो गए। एज लास्ट, जैसे लास्ट में क्या होता है, दौलत खान लोधी जो गवर्नर ऑफ पंजाब, जो पंजाब का गवर्नर होता है, इनवाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी। वो बाबर को इनविटेशन भेजता है कि आप यहाँ आइए और इब्राहिम लोधी को यहाँ से हटा दीजिए और इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। बाबर एक्सेप्टेड द ऑफर, बाबर क्या करता है, ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड इन्फ्लिक्टेड ए क्रशिंग डिफेक्ट ऑन इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। 1526 के अंदर पानीपत का पहला युद्ध होता है बाबर, जिसमें इब्राहिम लोधी के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हार उसके ऊपर और आता है उसको। इब्राहिम लोधी वाज किल्ड इन बैटल एंड विद हिम एंडेड द दिल्ली सल्तनत। इब्राहिम लोधी बैटल्स के अंदर मारा जाता है एंड और उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। तो जो इब्राहिम लोधी था, इसका जो इसने जो गवर्नर बना रखा था पंजाब का, दौलत खान लोधी, ये इसका अंकल था। ये इनविटेशन भेजता है बाबर को और फिर बाबर वहां आता है और इन दोनों के बीच में फिर फर्स्ट बैटल होता है पानीपत का। इस फर्स्ट बैटल के बारे में काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उसको हम बाबर के टाइम पे पढ़ेंगे। इसके बाद जब हम मुगल एम्पायर शुरू करेंगे उसमें बाबर के टाइम पे आपको बताऊंगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कैसे लड़ा गया, किस तरह की नीति थी, क्या हुआ क्या नहीं, वो सारी बातें हम उसमें डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए ये है कि इसको इब्राहिम लोदी को हरा के बाबर यहाँ पर मुगल एम्पायर स्थापित कर देता है। और इब्राहिम लोदी पहला और आखिरी ऐसा सुल्तान होता है जो युद्ध के अंदर मारा जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था कि जैसे ही सेना हार जाती है तो उसके बाद वो आपस में उनकी संधि हो जाती थी, या फिर वो अपनी डिक्लेयर कर देता ठीक है अभी मैं अपने आप को हारा हुआ मानता हूँ, जो भी आपने जो करना है वो कर लीजिए बस। इस तरह की वो होती थी, लेकिन ऐसा कोई सुल्तान नहीं हुआ इससे पहले दिल्ली सल्तनत के अंदर जो लड़ते लड़ते मरा हो। फर्स्ट एंड लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। हु डाइड इन बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान के अंदर लड़ते लड़ते मरने वाला पहला और आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी। और इसने एक विश भी मांगी थी। इसकी विश थी जो बाबर ने पूछी थी कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, इसने कहा था कि जहां भी मैं मरूं वहीं मेरे को गाड़ देना। वेयर आई डाइड ग्रेव मी देयर, जहां भी मैं मरूं वहीं पर मेरे को गाड़ देना। तो इसलिए इसके जो इसका जो मकबरा है, इसकी कबर है, वो पानीपत के अंदर ही बनाई गई है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कह लीजिए, ग्रेव जो है वो पानीपत के अंदर है। तो पानीपत के मैदान में इसको रखकर वहीं की वहीं इसकी डेथ हो जाती है। तो इसको काफ़ी सम्मान के साथ इसका दाह संस्कार कह सकते हैं, या फिर उसको इसको दफनाया जाता है बाबर के द्वारा, क्योंकि बाबर इसकी जो लड़ने की जो वीरता है उसका सैल्यूट करता है। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं जो पूरा दिल्ली सल्तनत के अंदर था, कैसे कैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे, किससे रिलेटेड थे, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे पहले नंबर पे हमारा दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत होता है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलते हैं। वजारत का मतलब वजीर। ये किसके द्वारा हेड किया जाता है, वजीर के द्वारा। जो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी हो सारी सारी इसके द्वारा देखी जाती है। दीवान ए आरिज, ये हमारा मिलिट्री डिपार्टमेंट है, दीवान ए आरिज। और इसका जो हेड है वो है आरिज ए मुमालिक। और ये दीवान ए आरिज जो डिपार्टमेंट है ये किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, ये हमारा बलबन के द्वारा स्थापित किया जाता है। दीवान ए आरिज। दीवान ए इंसा, डिपार्टमेंट ऑफ कोरस्पोंडेंस। इंसा कोरस्पोंडेंस का मतलब होता है जो भी पत्राचार वगैरह होते हैं, जो भी राज्य से रिलेटेड जो भी आदेश दिए जाते हैं, या फिर किसी दूसरे स्टेट से किसी भी तरह की कोई चिट्ठी आती है, कोई लेटर आता है, वो सारी सारी चीज़ें देखना, ये होता है डिपार्टमेंट ऑफ कोरस्पोंडेंस। या फिर किस राज्य से क्या डील करनी है, क्या बातचीत करनी है, उसमें जो हमारे
एम्बेसडर्स को हम भेजेंगे, वो सारा सारा इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता था। और इसका जो ऐड होता था वो उसको बोलते थे दाबिर ए मुमालिक। इसके बाद फोर्थ हमारा दीवान ए रिसालत, इस ये डिपार्टमेंट्स ऑफ अपील्स, जितने भी अपील्स वगैरह किए जाते हैं जस्टिस से लेके, जैसे आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को हम कोर्ट ऑफ अपील भी बोलते हैं, उसी तरह का ये डिपार्टमेंट था जिसमें लोगों की दलीलें सुनी जाती थी, या किसी भी तरह की कोई सजेशंस वगैरह अगर कोई देना चाह रहा है या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो वो इस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता था काम। और इसके जो ऐड था उसको बोलते थे दाबिर ए मुल्क। इसके बाद है दीवान ए मुस्तकराज, ये हमारा जो डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर। एरियर का मतलब होता है किसी चीज का बकाया, और बकाया ये किस चीज का होता था, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती थी उसके ऊपर जो रिवेन्यू लगाया जाता था उसको बोलते हैं, जो एग्रीकल्चर रिवेन्यू था उसको इकट्ठा करने का काम था इसका, दीवान ए मुस्तकराज। और ये जो डिपार्टमेंट था किसके द्वारा स्थापित किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद आता है दीवान ए रियासत, रियासत का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जितने भी व्यापार से रिलेटेड, वाणिज्य से रिलेटेड हमारा डिपार्टमेंट था, सॉरी हमारा क्या है, मतलब उस टाइम पे जो डिपार्टमेंट था उसको बोलते थे दीवान ए रियासत। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। दीवान ए कोही, ये हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रिलेटेड, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया था। ये तब स्थापित करता है जब दो आब के अंदर वो टैक्स बढ़ा देता है और वहां पर अकाल पड़ जाता है, उस टाइम पे ये स्थापित किया गया था। दीवान ए बंदगान, बंदगान हमने पढ़ा था, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, स्लेव का, इसके अंदर हम गुलामों का डिपार्टमेंट होता था। ये किसके द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और हमने पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे सबसे ज्यादा स्लेव थे, लगभग 1,60,000 के आसपास। दीवान ए खैरात, खैरात भी डिपार्टमेंट जो था ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, जो चैरिटी डिपार्टमेंट था, इसके बारे में हमने काफी पढ़ा। दीवान ए इस्तिहाक, इस्तिहाक, ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन था, जिसके जिसके तहत विडो और ओल्ड एज को पेंशन दी जाती थी, और ये भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट कई बार पूछ लेती है एसएससी के अंदर कि इस डिपार्टमेंट का, ये डिपार्टमेंट था किससे रिलेटेड था, बस ये इतना ही पूछती है। हेड के बारे में तो बहुत कम पूछती है, लेकिन रिलेटेड किससे था उससे पूछ लेती है। या फिर ये स्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर, कि जैसे दीवान आरिज था, ये किसके द्वारा स्थापना की गई थी डिपार्टमेंट की। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिल्ली सल्तनत के दौरान किस रूलर के द्वारा स्थापित किया जाता है, इस तरह की चीज़ें पूछ लेती हैं। आर्क एंड आर्किटेक्चर, इनका आर्किटेक्चर और देख लेते हैं हम। द न्यू फीचर ब्रोट बाय तुर्किश कन्क्वेस्ट वर, जो तुर्क से जो आए थे इनके द्वारा जो नए फीचर्स इंडिया के अंदर जो इंट्रोड्यूस किए गए वो क्या थे, डोम। इससे पहले इस तरह के फीचर यहाँ नहीं होते थे। तो ये जो क्रिएटिविटी थी ये इनकी थी, जो दिल्ली सल्तनत के दौरान आए थे। तुर्की डोम, लोफ्टी टावर्स, लोफ्टी का मतलब होता है बहुत ऊंचा, लंबे लंबे टावर्स, जैसे कुतुब मीनार है, इसका बेस्ट बेस्ट एग्जाम्पल है कुतुब मीनार। द ट्रू आर्क अनसपोर्टेड बाय बीम, बिना बीम के सपोर्ट के एक आर्क होती थी, मतलब आर्क ज्यादातर ये कहाँ दी जाती थी, एंट्रेंस के ऊपर, मतलब ऐसी कोई बिल्डिंग थी उसके ऊपर इस तरह की कोई आर्क बनाई जाती थी बिना किसी पिलर की सपोर्ट के। ये जो आर्क बनी है हमारी ये वाली, बिना किसी पिलर के सपोर्ट के बनाई जाती थी, तो ऐसी कोई पहले आकृति नहीं होती थी, ये इन्हीं के द्वारा आर्किटेक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। और वेलवेट, वेलवेट देखो इसी तरह के होते हैं, जो आर्क होती है वही शेप होता है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी आर्क होती है, जैसे एक इस तरफ आर्क है, ये आर्क है, इस तरफ आर्क है, ये आर्क है, तो ये वेलवेट होती है। दे आल्सो ब्रॉट विद देम एन एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ द यूज ऑफ कंक्रीट एंड मोर्टार, और इनकी ये एक्सपर्ट नॉलेज भी रखते थे कि इसके अंदर कंक्रीट के अंदर और मोर्टार टेक्नोलॉजी के अंदर। कंक्रीट होता है हमारा, अगर मान लीजिए कंक्रीट का मतलब है जिसके अंदर सीमेंट को यूज करते हैं हम, सीमेंट के साथ सैंड मिलाया जाता है, रेत और ग्रेवल्स, और जो हमारी बजरी बोलते हैं इसको, या पत्थर के जो टुकड़े होते हैं ग्रेवल्स, तो उस अगर तीनों के मिश्रण, अगर तीनों का मिश्रण बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम कंक्रीट। और ये हमारा आज के टाइम पे यूज होता है, जो छत के ऊपर छत डालते हैं हम, जो लेंटर बोलते हैं, लेंटर डाला जाता है उसके अंदर यूज होती है सारी की सारी चीजें। और मोर्टार बोलते हैं जो हमारी सीमेंट है और सैंड है और रेत मिला जाता है, जिसका अब आज के टाइम हम यूज करते हैं, जो ईंटें लगाई जाती हैं उनके बीच में यूज किया जाता है,
या ईंटों के ऊपर जो प्लास्टर का किया जाता है उसके अंदर ये यूज किया जाता है मोर्टार का। तो ये जो इसके अंदर उनकी एक्सपर्ट नॉलेज थी, विच हैड इथर बीइंग लिटिल यूज इंडिया, जो अभी तक इंडिया के अंदर बहुत कम यूज हो रहा था। हमारे उस टाइम पे ज्यादा चूने वगैरह का ज्यादा यूज किया जा रहा था उस टाइम पे बिल्डिंगों के अंदर। जो अजमेर के अंदर हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा है जिसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, वो एक है जो ब्यूटीफुल प्रेयर हॉल, उसके अंदर एक ब्यूटीफुल प्रेयर हॉल, प्रार्थना करने के लिए एक हॉल बनाया गया है। एन एक्सक्यूजाइटली ग्रेव्ड मेहराब ऑफ वाइट मार्बल, जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया ढंग से क्या क्रेव किया गया है, क्या बनाया गया है, मेहराब बनाया गया है जो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। एंड ए डेकोरेटिव आर्क सीन, और एक डेकोरेटिव आर्क स्क्रीन उसके अंदर बनाई गई है। मेहराब, मेहराब ये देख लीजिए, फोटो से समझ आ जाएगा, ये बनाया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा उसके अंदर बनाया गया है व्हाइट मार्बल से। ये जो बड़ी आकृति है हमारी, इसको मेहराब बोलते हैं। ये मैं सारी पीडीएफ के अंदर दे दूंगा, ये फोटो वगैरह जो मैं यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रू एंड वोसवार्ड आर्क इज सेड टू बी द टॉम ऑफ गयासुद्दीन बलबन इन महरौली, दिल्ली। दिल्ली के अंदर पड़ता है महरौली के अंदर, दिल्ली के अंदर जगह महरौली, वहां पर पड़ता है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, जो क्या है परफेक्ट एग्जाम्पल है आर्क का। आर्क ये देख लीजिए, ये है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। सॉरी, गयासुद्दीन तुगलक नहीं, गयासुद्दीन बलबन का मकबरा ये। तो ये इस आर्क की बात कर रहे हैं। जो वो साइड आर्क होती है ये इसको बोलते हैं वो साइड आर्क, जिसके अंदर ये आर्क है, ये यहाँ से ये वाली चीज। तो उसके बारे में बताया गया कि ये भी नई चीज थी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की। और गयासुद्दीन बलबन का मकबरा था, दिल्ली के अंदर पड़ता है महरौली के अंदर। इन द खिलजी पीरियड, खिलजी पीरियड के दौरान द यूसेज ऑफ वो सैड आर्क एंड डोम वाज स्टेब्लिश एंड फॉर ऑल। और उसके बाद खिलजी पीरियड के अंदर इस तरह की जो आर्क थी उसका जो यूसेज है वो और बढ़ जाता है। और इसका एग्जाम्पल है टॉम्ब ऑफ हजरत निजामुद्दीन ओली एट दिल्ली। दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन औलिया साहब थे जो उनका मकबरा जो बनाया गया, उनकी जो दरगाह बनाई गई है उसकी बात कर रहे हैं। ये रहे, तो ये फोटो दे रखी है। इसके अंदर देखो कितने तरह की कितनी आर्क एक के बाद एक के बाद एक यूज हो ही रही है। आप ऊपर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए कितनी आर्क ये यूज कर रहे हैं। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी के अंदर ये चीजें और बढ़ जाती हैं। द तुगलक बिल्डिंग श्योर स्टार्क सिंप्लिसिटी, और उसके बाद आता है तुगलक एम्पायर, उसकी जो बिल्डिंग है वो सिंप्लिसिटी बनाया, उनमें किसी भी तरह की कोई चीज नहीं थी, वो बिल्कुल सिंपल उन्होंने अपनी बिल्डिंगे रखा। स्टार्क का मतलब होता है जो बिना किसी डेकोरेटिव के हैं, डेकोरेशन के हैं या फिर अट्रैक्टिव नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जो स्टार्क सिंप्लिसिटी एंड सोब्रिटी प्रोबेबली इंडिकेटिंग लेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज वेल एज प्यूरिटेनिकल टेस्ट। इनके के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि उनके पास मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी थी, इस वजह से वो बहुत अच्छी बिल्डिंगें नहीं बना पाए। स्लोपिंग वॉल्स एंड ए डार्क अपीयरेंस कैरेक्टराइज द बिल्डिंग। उनकी जो मेन फीचर्स थे स्लोपिंग वॉल से, जो वॉल थी वो स्लोप, एक स्लोप के अंदर सीधी ना होके वो थोड़ी सी तिरछी थी। एंड ए डार्क अपीयरेंस, और उनकी अपीयरेंस कैसा था, डुल था, डुल कह सकते हैं डार्क कह सकते हैं अपीयरेंस था। सम नोटेबली तुगलक मोन्यूमेंट्स वर फोर्ट ऑफ तुगलकाबाद, जो तुगलकाबाद का किला है, जो गियासुद्दीन तुगलक है उसका जो मकबरा है। मार्क्ड ए न्यू फेज इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल्स है। उसके बाद आता है सैयद पीरियड। द सैयद पीरियड वाज टू शॉर्ट टू अलो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलाबोरेट बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए उनके पास जो जितना समय चाहिए था इतना उनके पास समय नहीं था। बहुत ही छोटा पीरियड रहा है सैयद डायनेस्टी का। और वो जो रूलर रहे वो भी ज़्यादा पावरफुल नहीं रहे, और किसी भी प्रकार के उनके पास रेवेन्यू का भी कोई बड़ा मेजर सोर्स नहीं था। तो कोई किसी भी तरह की कोई बिल्डिंग सैयद पीरियड से बिलोंग करती हुई नहीं मिलती है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल डोम्स वाज द मेन फीचर ऑफ लोधी आर्किटेक्चर। लोधी आर्किटेक्चर का मेन फीचर क्या था, डबल डोम। इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने डबल डोम शुरू किए, जो गुबंद होते हैं, डोम बोलते हैं गुबंद को। तो जो गोल ये इस तरह की जो आकृति होती है इसको बोलते हैं गुबंद। तो इसका डबल डोम का इन्होंने इंट्रोडक्शन किया नया। वन बिल्डिंग वर्थ नोटिंग इज द मौत की मस्जिद, इरेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिकंदर लोधी, जो सिकंदर लोधी के द्वारा बनाई गई है मौत मस्जिद दिल्ली के अंदर, वो उसके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक्ट की गई थी। ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये देख लीजिए, ये जैसे तुगलक डायनेस्टी का है तो इसकी जो वाल है वो किस तरह की स्लांटेड है, ये सीधी नहीं है, ये झुकी हुई वॉल है, स्लोपिंग वॉल है, ये इनका फीचर है, स्लोपिंग वॉल्स हैं।
और एक दूसरा फीचर है इनका डार्क अपीयरेंस। तो आप अपीयरेंस भी देख सकते हैं किस तरह की अपीयरेंस है, देखने में दिल लग रहा है। ये जो गयासुद्दीन तुगलक है उसका मकबरा है, टॉम्ब है, टॉम्ब ऑफ जीएसटी। और जो लोधी डायनेस्टी है उसकी ये फीचर्स हैं, जो डबल टॉम्ब वाले दो गुंबद है, जैसे ये बिल्डिंग है इसके ऊपर यूज किया जा रहा है दो गुंबद। और ये मौत मस्जिद है, मौत की मस्जिद दिल्ली के अंदर है, मौत की मस्जिद दिल्ली के अंदर। तो ये हमारा चैप्टर अब खत्म हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का पूरा पूरा पीरियड जो है ये हमने, इसके अंदर 5 डायनेस्टी थी, पांचों की पांचों हमने देख ली। और इसके बाद हम मुगल एम्पायर शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।